प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी ऐच्छिक जो आपका हिंदी इलेक्टिव पेपर है उसका 12वीं क्लास का पेपर करेंगे। आप ध्यान से देखना। अब जो आपका पेपर एग्ज़ाम होने वाला है दिल्ली सरकार का, अब वो इसी के अनुसार आएगा। जो फाइनल पेपर है आपका 12th क्लास का हिंदी इलेक्टिव का, उसमें अगर मैं आपको एक शास्त्रीय रूप से पहले दिखाता हूँ इसको। इसमें 14% टोटल करके आएंगे और 14 प्रश्नों में जो आपका पहला प्रश्न होगा वो अपठित गद्यांश होगा, जिसमें 10 नंबर होंगे। एक एक नंबर के 10 प्रश्न आपके आएंगे। और प्रश्न 2 में भी आपका जो होगा वो अपठित काव्यांश होगा, जिसमें आपके एक एक नंबर के 8 प्रश्न होंगे। प्रश्न 3 में आपका जो आएगा प्रश्न नंबर 3, उसमें आपको जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम है उसके प्रश्न आएंगे। ये 5 नंबर के अभिव्यक्ति और माध्यम एक एक नंबर के आएंगे MCQ के रूप में आपके। प्रश्न नंबर 4 में आपका जो काव्यांश आएगा वो आपका किसी कविता से आएगा। एक एक नंबर के 6 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर 5 में आपको फिर से अभिव्यक्ति और माध्यम के द्वारा ही आएगा आपका। प्रश्न 6 में आपको किताब की से आएगा आपका जो है। और प्रश्न नंबर 7 में आपका निबंध आएगा। प्रश्न नंबर 8 में प्रश्न आएंगे। प्रश्न 9 में भी प्रश्न आएंगे। प्रश्न 10 में भी प्रश्न आएंगे। और प्रश्न 10 में आपके कविता से प्रश्न आएंगे। और प्रश्न नंबर 11 में भी काव्यांश का कुछ सहप्रसंग व्याख्या आएगी। प्रश्न नंबर 12 में फिर प्रश्न आएंगे और 13 में सहप्रसंग व्याख्या आएगी। और प्रश्न नंबर 14 में फिर प्रश्न आएंगे। तो हम पहला प्रश्न करते हैं कि पहले प्रश्न में आपको करना क्या है। आपको मैं बता दूं, ये अपठित पद्यांश है, अर्थात जो आपको अपठित पद्यांश करना है, इसको करने तेजी से करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं, जिससे फिर जब हम प्रश्नों को सबको पढ़ लेते हैं, आंसर नहीं पढ़ने, सिर्फ प्रश्न पढ़ते हैं और फिर पूरा ये गद्यांश पढ़ते हैं, जिससे हमारे प्रश्न स्पष्ट रूप से तेज़ी से हो सकें। अगर आपने इसको करना चाहते हैं तो आप इसका एक MCQ का या जो प्रश्न पत्र का है ये आपके हाथ में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप तेज़ी से इस प्रश्न पत्र को कर पाएँ। वरना आपको ये प्रश्न पत्र दिखाई नहीं देगा। प्रश्न मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रश्न और ये आपको एक साथ दिखाई दें। नहीं हो पा रहा है, ये एक के रूप में ही चल रहा है। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। इसमें पूछा गया गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है। क्यों बताया गया है? इसका आंसर आपका जो है ख है कि भौतिक साधनों का द्योतक है। अर्थात पहले जो आपका अपठित गद्यांश है उस पहले प्रश्न का आंसर जो है ख है। ये हम जो कर रहे हैं ये CBSE का सैंपल पेपर है। CBSE ने जो इस साल आपका सैंपल पेपर जारी किया है, इसको बहुत ही ध्यान से आप कर लीजिए। इसके आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रश्न 2 में सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर्क्रमश ये आपका ख है, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये आपका आंसर है। प्रश्न 3 में आप देखेंगे कि संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अति सर्वश्रेष्ठ। ये जो आपका आंसर है घ वाला पार्ट आपका ठीक है। प्रश्न 4 में आप देखेंगे जो पहले का चौथा पार्ट है, इसमें आप निम्नलिखित वाक्यों से सभ्यता के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। इसमें सभ्यता के संदर्भ में देखेंगे तो हम ख वाला पार्ट, ये आपका आंसर ठीक है। सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है। प्रश्न 5 में आप देखेंगे संस्कृति की प्रवृत्ति। संस्कृति की प्रवृत्ति जो इसमें दी गई है अपठित गद्यांश में, ये आदाय प्रदाय, ये प्रश्न 5 का आंसर है।
प्रश्न 6 में देखेंगे आप कि मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति के परिचायक है। ये क्या परिचायक है? हमारी सोच समझ को उजागर करता है। ये प्रश्न 6 का आंसर है। और प्रश्न 7 में आप देखेंगे कि अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है संपन्नता। ये घ वाला पार्ट आपका ठीक है। प्रश्न 8 में आप देखेंगे कि मनुष्य मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए चेष्टावान रहें। ये आपका आंसर क्या रहेगा कि मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में नहीं, मनुष्य की मनुष्यता किस बात में निहित है? ये घ वाले पार्ट में, मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए चेष्टावान रहें। 9वें प्रश्न में आपका क्या है? आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है। क्या होना दर्शाता है? चारित्रिक पतन, अर्थात जानवर और मनुष्य एक जैसा हो जाएं, तो जब मनुष्य का चरित्र समाप्त हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, तो जानवर और इंसान में भेद नहीं रहेगा। प्रश्न 10 में क्या है? सुसंस्कृत व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर किससे है? बताइए। 10वें प्रश्न में विकार मुक्त व्यक्तित्व, अर्थात जो सुसंस्कृत व्यक्ति होगा विकार मुक्त, उसमें किसी प्रकार के अवगुण नहीं होंगे, विकार नहीं होंगे, अर्थात उनसे मुक्त होगा, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? सुसंस्कृत कहलाएगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जैसे अपठित आपका गद्यांश आया था, इसमें प्रश्न नंबर 2 में अपठित पद्यांश है। ठीक है, ये कोई कविता है जिसमें से आपको पढ़ करके आंसर देने हैं। ये कविता पढ़ने से पहले मैंने जैसे बताया था, किसी भी अपठित गद्यांश और पद्यांश को करने के लिए सबसे पहले हम उनके प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर तेजी से आंसर हमारे होते हैं और आंसर ठीक होते हैं। तो इस नियम को आप ना भूलें। इसमें क्या कहा है? कुम्हार को कठोर कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? भाई चलो बता देते हैं क्या है। कुम्हार को कठोर कहने से वो ख पार्ट ठीक है, दृढ़ संकल्पी को उजागर करता है। नंबर 2 में क्या है? मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है। कैसे? क्योंकि वो चिरस्थायी है। इसका घ वाला पार्ट है जो ये ठीक है, अर्थात चिरस्थायी है। तीसरे वाले प्रश्न देखेंगे कि ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना। अरे वाह, मिट्टी का रोना ऋतुओं के अनुसार, ये क्या कहलाएगा भाई? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये है जी ख, अर्थात सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है। जैसा भी उसको ढालोगे मिट्टी को, गीली मिट्टी को, वैसी ही बनती जाएगी। प्रश्न 4 में देखने 49 मेघ और 49 पवन। अरे वाह, 49 मेघ और 49 पवन, अर्थात क्या ये? कई बार या असंख्य बार होने का संकेत, ये ज्ञ में है। कई बार या असंख्य बार का संकेत ये कहलाता है। अब देखिए 5 में क्या कहता है? यूं तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी। देखिए किससे तुलना कीजिए? बच्चों की गुड़िया सी, गुड़िया सी। अलंकार यहाँ पे लेकिन नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि भावार्थ पूछा है। तो चलो भावार्थ इसका क्या है? मूक मिट्टी को मनुष्य इच्छानुसार रूप प्रदान करता है। और अलंकार की बात है भोली सी, अर्थात उपमा दी गई है, लेकिन अलंकार यहाँ पर पूछा ही नहीं गया। ये प्रश्न 6 में देखिए, पेड़ पौधों का लहराना। अरे वाह, पेड़ पौधे लहरा रहे हैं और मिट्टी से इसकी तुलना की है कि किस प्रकार से मिट्टी क्रिया को दर्शाता है? थिरकना। क्या है ये? क्या पार्ट आपका? पेड़ पौधों का लहराना और मिट्टी का किसके वजह से थिरक रहे हैं। 7वें प्रश्न में देखिए, अनेक रूप धारण करने के बाद मिट्टी फिर में विलय होना। अरे भाई, मिट्टी देखिए कितनी बार बनती है। मटका बनता है, घड़ा बनता है, छोटे छोटे दिवाली के दिए बनते हैं, लेकिन कितनी बार भी बने, लास्ट में अगर फिर मिट्टी बन जाती है। ठीक है, इसमें कविता क्या होता है? ये क्या संदेश देती है हमें? 100 बार बने 100 बार मिटे, अर्थात क्या है? 100 बार बने 100 बार मिटे। कविता का संदेश क्या है इसमें? आपने कविता आप पढ़ ली, तो बताइए कविता का संदेश क्या है? कविता का संदेश है मिट्टी में प्रयोग करना, परिचित कराना, मिट्टी की मोहक शक्ति, मिट्टी की महिमा का द्वारा प्रेरणा देना। ये राइट, ग इज द राइट आंसर। मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना, ये आपका प्रश्न ग है। हम इसमें से 2 में से एक ही करना था, हम एक ही करेंगे यहाँ पर।
ताकि आपकी ये हम इसको जल्दी से कर सकें। आप प्रश्न 3 में देखिए, जैसा कि मैंने पता था प्रश्न 3 में क्या है कि आपका अपठित गद्यांश से इसको अभिव्यक्ति और माध्यम से ये लिया गया है। अभिव्यक्ति और माध्यम से जो हम ले रहे हैं इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी बुक है इसमें पहले में देखिए क्या है कि एक एक के 5 नंबर आएंगे। इसमें आपसे कोई पहले टाइटल दिया जाएगा, वो फिर पूछेंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि राजप्पा नायडू ने एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित समाचार के दफ्तर में अपना आवेदन किया। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अलग डेस्क पे काम करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने अपना आवेदन किया था तो वो सिलेक्ट हो गए तो उनको कहा कि अपने अलग डेस्क पे बैठिए, अलग बेंच पे बैठिए, अलग रूम में बैठिए। तो इससे क्या दर्शाता है, अर्थात उन्हें वो ब्लॉगर भी नहीं हो सकते, साक्षरकार में फ्रीलांसर भी, अर्थात क्या है वो उप संपादक तो हो नहीं सकते क्योंकि संपादक उसका प्रमुख होता है, वो पहले से ही सेट है, तो उप संपादक उनको दिया गया। ये देखिए आपको मिलान करना है इनको विशेष शब्दावली की। पर्यावरण का कैसे मिलान करते हैं हम, आर्द्रता से। व्यापार किससे करते हैं, तेजस्वी से। खेल में रोंदा जाता है, अर्थात ये किस में है, हम देखेंगे कि पहले के सामने तीसरा कहाँ लिखा गया है, ये पहला, ये भी दूसरा लिखा गया, ये तीसरा लिखा गया है, ठीक है। अर्थात हमारा जो पहले के साथ तीसरा लिखा गया है तो हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले के साथ तीसरा किसी में नहीं लिखा गया। ये पहले के साथ फर्स्ट लिखा गया है, पहले के साथ चौथा लिखा गया, अर्थात हम सीधा ख वाले पार्ट को टिक कर देंगे, पहले के साथ तीसरा, अर्थात वो अपने आप मैच होता चला जाएगा। अब प्रश्न 3 देखिए। अब इसमें पूछा गया है कि अंशकालिक पत्रकार के लिए क्या होता है। अंशकालिक पत्रकार क्या होता है, इसमें ये स्ट्रिंगर के रूप में अंशकालिक पत्रकार होते हैं। स्ट्रिंगर किसी भी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मान्यता पर काम करने वाला पत्रकार है। ये स्ट्रिंगर पत्रकार और अंशकालिक पत्रकारों का, ठीक है, यही दोनों मिलते हैं। चौथे में आ जाइए। चौथे में क्या है जी, ड्राई एंकर। अरे ड्राई, देखिए जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई क्या है कि ये तो ड्राई सा लग रहा है। तो चित्रों के बिना, ये चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों द्वारा सीधे बात करता है। अब आ गया जी एंकर बाइट। एंकर बाइट कौन होता है, जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, जो घटना पे मौजूद होता है, जिसने घटना देखी है, अर्थात प्रत्यक्षदर्शी ही एंकर बाइट देता है कि यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कि ये गाड़ी उससे टकरा गई, ये हो गई, इतने लोग थे उसमें, अर्थात प्रत्यक्षदर्शी। अब देखिए प्रश्न जो 4 आएगा वो काव्यांश है। काव्यांश, लेकिन ये अपठित काव्यांश नहीं है, ये आपका पढ़ा हुआ है। ये जो इसमें इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया गया है, ये जो दिया गया है निराला का दिया गया है, जो स्रोत स्मृति के आपकी कविता है उसका है, और निराला जी की चैप्टर का है। अब इसने कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, आपने पढ़ रखी है, तो हम सीधा प्रश्नों पे चलते हैं कि भरत जलधरा को जो अपार, अर्थात किसका है भाई ये, स्नेह। स्नेह किसका है, जब एक पिता जो है पुत्री या पुत्र को प्रेम करता है उसको प्यार न कह करके स्नेह कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेह। वे मैंने वो भी नहीं हो सकता, अनुभव भी नहीं हो सकता, प्रकाश नहीं हो सकता, तो क्या है, गै, स्नेह। प्रश्न 2 में देखिए इसके, कवि स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहता है। भाग्यहीन अर्थात पहले उसकी पत्नी की देहांत हो गया, अब कुछ दिन बाद उसके पास एक ही बेटी थी, उसके बेटी का देहांत हो गया ऐसे में, अर्थात पारिवारिक सदस्यों से बिछोही के कारण ही वो अपने आप को क्या कह रहा है, भाग्यहीन कह रहा है। अब इसमें यह है कि क्या कह रहा है सरोज के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, कि कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपकी बार ये क्या कर रहे हैं, पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए 2 स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो सकती हैं, ये एक भी ठीक हो सकती है, तीनों भी ठीक हो सकते हैं। इसमें जैसे क्या में लिखा केवल एक, अर्थात पहला, इसका अर्थ क्या है, केवल पहली वाली स्टेटमेंट। ख में इसे लिख दिया दूसरी और तीसरी, अर्थात दूसरी और तीसरी दोनों भी ठीक थी। अब इसमें क्या है,
और तीसरे लिखा केवल सेकंड, अर्थात इसमें देखेंगे ध्यान से हम तो सेकंड ही ठीक है। ये सरोज की मृत्यु एस में हो गई थी। और ये दूसरे वाला जो दिया गया केवल सेकंड, ये यहाँ पर तो सेकंड है लेकिन आंसर तीसरा है गे, केवल सेकंड, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसको आंसर ना समझें। गे वाला पार्ट ठीक है, केवल दूसरा, अर्थात पुत्री सरोज की मृत्यु एस में हो गई थी। अब इसके चौथे उसमें देखे प्रश्न में कि हो इसी क्रम पर वज्रपात, तो क्या है भाई, ये प्रतिकूलताओं के आगे जो उसके सामने इतनी प्रतिकूलताएं आ गई, विपदाएं आ गई, उसके सामने जैसे लेखक ने निराला जी ने आत्मसमर्पण कर दिया हो। अब पांचवें में क्या है जी, दुख ही जीवन की कथा रही। अब ये क्या है जी, वियोग अवस्था है, योग अवस्था है। चलो जी, ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। क्या कहूँ जो आज नहीं कही, एक पंक्ति आई है उसमें, तो इसे क्या है, बिथा मन ही राखी गोए, ये इसका ख वाला पार्ट है। अब इसके सातवें प्रश्न पे आ जाइए। सातवां प्रश्न इसमें नहीं है, इसमें से आपके केवल 5 ही प्रश्न है। अब आपका जो 5 प्रश्न आएगा ये गद्यांश भी आपके बढ़ा हुआ है, आपकी बुक में से है। जो बच्चा एक कहानी है जिसमें बच्चा को बड़े बड़े शब्द दिए गए थे और बच्चे से जब वो कवि पूछता है, लेखक पूछता है जो आया था कि आपको इनाम में क्या चाहिए, तो वो क्या कहता है, मुझे तो लड्डू चाहिए। ये उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब पहले प्रश्न को करते हैं। बच्चे के मुख पर रंग बदल रहे थे, इससे क्या हो रहा था, क्योंकि रंग क्यों बदल रहे थे, क्योंकि उसके मन में कुछ था, उससे बुलवाया कुछ जा रहा था, अर्थात अंतर्द्वंद था। ठीक है, आप इसको कर देंगे, क्योंकि बच्चे से बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कहलवाई जा रही थी, उसको निबंध जो है रटवा दिया गया था। इस पे कौन सा वाक्य सही है, शिक्षा प्रणाली पर, इससे हमारे क्या कि शिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया गया है, अर्थात ख वाला हमारा आंसर ठीक होगा। तीसरा, बालक द्वारा धीरे से लड्डू कहना क्या करता है, अर्थात कृत्रिमता का जो नकाब उन्होंने ओढ़ रखा था, विद्वंता का, कृत्रिमता का, वो लबादा उतर गया, अर्थात ख वाला पार्ट आपका ठीक है। अब चौथे में आप देखेंगे, अब मैंने सुख की सांस भरी, अर्थात बालक बच गया, ये कौन से उससे है, बालक बच गया से है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब क्यों बालक क्यों कहता है वो बालक बच गया, क्योंकि उसके 17 अनुसार ही शिक्षा के पक्षधर था। लेखक जो था 17 अनुसार उसके पक्षधर है, ना कि ज्ञान की बातें बचपन में ही करना। ये जो बालक बच गया जो आपका निबंध है, जो कहानी है आपकी, उससे में क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें शिक्षा मिलती है स्वाभाविक विकास हेतु सहज एवं आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए। आपकी शिक्षा में जो आप पढ़ रहे हैं स्वाभाविक हो, विकास हेतु सहज एवं आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए, अर्थात क्या वाला आंसर आपका ठीक है। प्रश्न 6 में बताइए आप, देखिए लड्डू वाली बात आ गई कि लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मुरमुर था। और इसमें देखिए कन्फ्यूजन, आपने इस टाइप के प्रश्न आज तक नहीं किए हैं, इसलिए आपको आते हुए भी गलत हो सकता है, इसलिए इनको करते वक्त कई बार प्रैक्टिस कर लें। और कारण लिखा कथन ए और कारण आर, बालक द्वारा लड्डू मांगा जाना वृक्ष के हरे पत्तों के समान इंगित करता है। अब इसमें जो आप ध्यान से देखेंगे तो कथन ग वाला ठीक है, अर्थात कथन एक सही है और कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, अर्थात लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मुरमुर है, ये तो ठीक है, लेकिन जो आर द्वारा इसकी व्याख्या की गई है वो गलत है, अर्थात आपका आंसर ग होगा। अब बिस्कोर की माठी पे प्रश्न आए हैं। बिस्कोर की माटी तो आपने पढ़ाई है, ठीक है, ये आपकी जो किताब है अंतराल, उससे बिस्कोर की माटी क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें फिर वही कंफ्यूज कर रहे हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से एक भी ठीक हो सकती है, 2 भी ठीक हो सकती है, 3 भी ठीक हो सकती हैं, 4 भी ठीक हो सकती हैं। तो इसलिए बड़ा ध्यान से देखना है कि जो पहली स्टेटमेंट केवल एक ठीक है, ख में आंसर दिया है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, ग में दिया है केवल चौथी ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो और आंसर्स को इस तरीके से दें जो आपने पढ़ रखा है।
अर्थात हम अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ दो ही स्टेटमेंट इसमें, पहले तीनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं। कौन कौन सी तीन स्टेटमेंट ठीक हैं? पाठ में मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल है, गुड। जीवन की स्थितियां ऋतुओं के साथ बदलती हैं, ये भी ठीक है। प्रकृति के प्रकोप का ग्रामीण जीवन में झेलता है, ये भी ठीक है। लेकिन ग्रामीण जीवन में प्रकृति के प्रति लगाव, अर्थात उनसे लगाव नहीं, ये बात गलत है। अर्थात अब हमारा आंसर वो ठीक होगा, सिर्फ पहले तीन लिखे गए होंगे, अर्थात घ वाला पार्ट 1 2 3, अर्थात ये तीनों ठीक है। अर्थात हमारा ये वाला घ वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई, इसमें क्या है भाई? इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण क्या है? प्रदूषण। क्यों बन गई? प्रदूषण के कारण बन गई भाई। अब देखो इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें 4 शब्दों में दिया गया है कि कौन से ठीक हैं, उनके युग्म बने हुए हैं। अब इसमें वही कन्फ्यूजन देखिए, ये किस प्रकार से कन्फ्यूजन कर रहे हैं आप लोगों को। केवल एक, ख केवल दूसरा और तीसरा, केवल 4, 1 2 3। हम ध्यान से देखेंगे, ये जो आंसर्स हैं डोडहा सांप और कोया जलपुष्प, अर्थात ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और ये दिया गया है ख पार्ट में। कौन से में दिया गया है? ख पार्ट में, दूसरा और तीसरा, अर्थात हमारा ख वाला पार्ट आंसर बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न 4, अभिलाषाओं की राख। अभिलाषाओं की राख क्या है भाई? आकांक्षा का अधूरा रह जाना। चलो जी, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं अगले में। कोई भी तालाब अकेला नहीं। क्यों नहीं अकेला? क्योंकि उसमें जब तालाब बनाते हैं तो उसमें अनेक स्रोतों का जल मिला होता है। ये उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि तालाब बनाते वक्त अनेकों उसमें से लाया जाता है। प्रश्न 7 में आपको एक निबंध लिखना है जो होगा। प्रश्न 8 में आपको 3 प्रश्न आएंगे, आपको कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं। 3 में से कितने करने हैं? 2। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें प्रश्न 8 में हमारी जो पहली कविता है, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, वसंत संतरी आ सकती है, इस कथन की सार्थकता हमने देखनी है। तो भाई क्या करना है हमने? कविता हमारी संवेदना के निकट है, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने, उससे अपना बना लेने का बोध है। कविता व्यक्ति को भाविक कवि या सहृदय पाठक बनाती है। ठीक है जी, आप इसको कर दें, नहीं आता हो तो दूसरा कर दें। कौन सा कर सकते हैं? पूछा गया रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम बनाना कहाँ तक उचित है? 3 कारणों को स्पष्ट करना है। कौन से 3 कारण कर सकते हैं? रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है। ठीक है जी, कौन कौन से जी? ये हेडिंग देना आप। शाब्दिक अर्थ से व्यंजना की ओर ले जाने वाला है। अच्छा जी। नंबर 3, नायक प्रतिनायक एवं सूत्रधार द्वारा तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार की सशक्त संवाद द्वारा प्रस्तुति है। ठीक है जी। और प्रभावी प्रस्तुति द्वारा सामाजिक जागरूकता है। अब देखिए गै में क्या है? कहानी को पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक अवसर अनुसार करना है। 2 तरीके बताने कि किसी को उसको कैसे किया जाए। पात्रों को गुणों को कहानीकार द्वारा बखान करना है। जैसे डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव शहर में जाने माने डॉक्टर हैं, इस तरीके से आप कोई भी कहानी का तरीके से पात्रों का वर्णन कर सकते हैं। अब प्रश्न 9 में देखिए। प्रश्न 9 में जो कहता है आपको, ये क्या कहता है कि अधिकांश समाचार एक ही शैली में लिखे जाते हैं, उसका कारण बताना है आपको। भाई क्या कारण बताना है? और दूसरे में ख में पहले देख लीजिए, क्योंकि फिर आप सीधा हम आंसर दिखाएंगे आपको। पहले में क्या है? अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं, इसके कारण बताते हुए शैली का विस्तृत परिचय देना है। और ख में अच्छे फीचर्स की 3 विशेषताएं बतानी है। चलो जी बता देते हैं। पहले 9 में क्या कर रहे हैं? कौन से शैली में है? विशेष शैली। उस विशेष शैली को कहते हैं जी उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी शैली कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। अब इसमें क्या होता है उल्टा पिरामिड शैली में? इसमें क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले स्तर में न होकर के सबसे ऊपर होता है। उल्टा मीन्स उल्टा, अर्थात जैसे हम फिल्मों में क्लाइमैक्स एंड में दिखाते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स शुरू में ही दिखा दें, तो उसको क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली।
और इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हो गया था। इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के बाद हुआ। धीरे धीरे इस शैली का विकास हुआ और यह समाचार लेखन की मानक शैली बन गई। अब दूसरा प्रश्न था फीचर वाला। फीचर में क्या था, 3 विशेषताएं बतानी थी। अब देखिए, अभी लिख लीजिए इसको, फीचर की 3 विशेषताएं, ये आपको नोट कर लीजिए। अभी फीचर में लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। कोई एक फार्मूला नहीं, काफ़ी हद तक कथात्मक शैली लिखी जाती है। भाषा सरल होनी चाहिए, रूपात्मक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और मन को छूने वाली होनी चाहिए। प्रश्न 10 में आप जाएंगे तो प्रश्न 10 में आप देखेंगे कि प्रश्न 10, मैंने देखा एक बूंद कविता का प्रतिपाद लिखना है। ठीक है, कै में और ख में आपको अस्य स्पष्ट करना है। अदर लगे हैं आनी करी के प्राण प्याण प्राण चाह चले ये संदोषा ले सुजान को। अब देखिए, इसमें से 3 में से प्रश्न 3 से कोई 2 करने हैं आपको और इनका उत्तर 40 शब्दों में देना है। एक तो मैंने देखा एक बूंद आपको पढ़ी आपने। अब इसका मेन चीज़ क्या है वो लिख दीजिए। बूंद की क्षणभंगुरता की व्याख्या कर रही है। क्षणभंगुर के लिए ढलते सूरज का रंग जाना है। जिस प्रकार से बूंद ऊपर उछली और जल्दी ही नीचे आकर के उस समुद्र में गिर गई और इतनी देर में ही उसने सूरज से अनेकों रंग ग्रहण कर लिए, अर्थात सूरज के रंग में रंग गई। समुद्र से अलग अस्तित्व है। नश्वरता के दाग से, नश्वर होने के बोझ से मुक्ति का एहसास है। कवि द्वारा जीवन में श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, अर्थात हर क्षण की महत्ता बताई गई है। जैसे बूंद का जीवन बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी अपना वो कर्म करती है, इसलिए बूंद से हमें श्रम की महत्ता वो बता रहा है कि चाहे जीवन कितना छोटा लंबा हो लेकिन अपने श्रम को मत छोड़ो। प्रश्न जो आपका ख है उसमें अस्य स्पष्ट करने को आ गया है, जिसमें घनानंद की कविता दी गई है। इसमें जो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है, वह अपनी प्रेमिका सुजान की प्रतीक्षा में बेसब्र प्रतीक्षा करते करते मरणासन हो चुका है। प्राण अटके हुए हैं क्योंकि वे सुजान को संदेशा लेकर ही निकलना चाहते हैं। इसमें से आपको 3 में से 2 करने थे, यह आपको स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर गै का भी उत्तर देना चाहें तो तोड़ो कविता से ये लिया गया है। तोड़ो कविता में क्या चीज़ है, इसमें मन की ऊब है और खींच को तोड़ना आवश्यक है। मन की समाई हुई ऊब और खींच को तोड़ना आवश्यक। और उसकी मन की ऊब और खींच को किससे तुलना की गई है, चट्टानों से और ऊसर भूमि से। तो इसको हम कैसे कैसे हेडिंग देंगे वो लिख लिए। कवि यहाँ पर विध्वंसकारी भूमिका में न होकर सर्जन के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करने की प्रेरणा देता है। चट्टानों और ऊसर भूमि को तोड़ने की बात ताकि सर्जन प्रक्रिया की जा सके और प्रकृति से मानव मन की तुलना करने का नया आयाम। मन में समाई ऊब और खींच को तोड़ना, अर्थात चट्टानों और जो ऊसर भूमि की तोड़ने की बात कर रहा है वो मन में समाई हुई ऊब और खींच को तोड़ना चाहता है। ये आपने तीनों कर दिए। इसमें से आप प्रश्न 11 में जो आपका आएगा वो सह प्रसंग व्याख्या आएगी काव्यांश की, जिसमें आपको व्याख्या करते वक्त ध्यान रखना है प्रसंग के 2 अंक आएंगे मिलेंगे, आपको व्याख्या के 2 अंक मिलेंगे और विशेष के भी आपको विशेष और जो उसने आपने पूरी व्याख्या में भाषा प्रयोग की है उस भाषा का 1 अंक मिला के, अर्थात विशेष और भाषा मिला के भी 2 अंक हो जाएंगे। प्रसंग जो है 2 अंक का कैसे है, एक प्रसंग में आपको कविता लिखनी, कविता का नाम लिखना है और एक में लेखक का नाम लिखना है, अर्थात ये 1 अंक के हो जाएंगे। और संदर्भ को 1 अंक, अर्थात प्रसंग और संदर्भ को इसने मिक्स कर दिया है जो कि 2 अंक का हो गया है। इसको एक दिन हम इसको आप अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कविता को आपको करना सिखाएंगे कि कविता में ये 6 अंक कैसे कैसे डिवाइड होंगे। एक अलग से इसकी स्पेशल वीडियो बना देंगे। प्रश्न 12 में देखना कि क्या क्या गया है। प्रश्न 12 में जो आप चलेंगे हम यहाँ पर आपको किन्हीं 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। उसके पैर गांव की ओर नहीं बढ़ रहे थे, इसी पगडंडी से बहुरिया अपने मैके लौटाए हुएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। अर्थात ये संवदिया जो चैप्टर है इससे लिया गया है और संवदिया में बड़ी बहुरिया कैरेक्टर है। दूसरे में देखेंगे आप, भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज़ देखता था। यह लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। पंक्ति भीड़ की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ये जो तुलनात्मक विवेचना दूसरा देवदास से है।
ठीक है। और गै में जो दिया गया है, शेर के मुंह में जानवरों का घुसना विसंगति को, ये जो आपका है जो शेर के रूप में दिया गया है ये अलग है। अब तीनों प्रश्नों को पहले एक एक करके हम देखते हैं। प्रश्न 12 का कै, बूढ़ी बहुरिया के कष्टों से हरगोविंद अत्यंत दुखी था। अब बड़ी बहुरिया को पूछने गांव में कोई नहीं आता था। कभी न कभी वहां पर हवेली में बड़ी चहल पहल रहती थी। लक्ष्मी जैसी बहुरिया के गांव छोड़कर चले जाने की बात सुनकर वह व्याकुल हो गया। संवदिया बड़ी बहुरिया के माध्यम से समाज के बड़े वर्ग के साथ संबंध, वर्तमान में बुजुर्गों और असहाय लोगों के प्रति कर्तव्य बोध का अभाव, संवदिया जैसी संवेदना आवश्यक है। यह संवदिया जैसी संवेदना क्यों कह रहा है? क्योंकि लोग जो इस हवेली के प्रति हमेशा सिर झुकाते थे, आदर करते थे, जैसे ही उस हवेली की चमक धमक गई, लोगों ने उनकी इज्जत करना भी छोड़ दिया और उनके भाइयों ने भी आना छोड़ दिया। अब ख वाले में देखेंगे, जो दिल्ली की भीड़ और हरिद्वार की पौड़ी की भीड़ दिखाई गई है, इसमें किस प्रकार से करता है। दिल्ली की भीड़ लोगों के दफ्तर आने जाने की बात है, बाजार से सामान खरीदने की बात है, सभी के उद्देश्य अलग अलग हैं। लेकिन हर की पौड़ी पे एक भीड़ की एक सूत्रता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी वो धार्मिक एकता से जाते हैं। क्षेत्र व जाति की असमानता वहाँ पर समाप्त हो जाती है। सभी एक ही जो हमारी गंगा है नदी, उसी में नहाते हैं और एक ही जाति और धर्म के लोग सभी उसी में नहाते हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, जीवन के कल्याण की कामना, धार्मिक आस्था का भाव हमारा सबका उस भीड़ का एक ही है। गै वाला पार्ट जो शेर का दिया गया है आपको, शेर किसका व्यवस्थापक है? आम जनता का संचालन तो उसमें गधे के रूप में और आम जनता के रूप में है, और शेर जो है सरकार का व्यवस्था का प्रतीक है। नौकरी का आकर्षण इसलिए दिखाती हैं ताकि वो आराम से उसको खाने को मिल सके। उसके मुंह में जाने वाला वापस नहीं आता, अर्थात वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन गधे को घास के लालच से बुलाया जाता है और आम व्यक्ति को नौकरी के लालच से बुलाया जाता है। 13वां प्रश्न वैसे ही जैसे बताया था व्याख्या का आएगा, आपका सह प्रसंग व्याख्या का आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है वो गद्यांश का है और 11वां प्रश्न जो है पद्यांश का देखना है, अर्थात कविता का और आपकी कहानियों का। इसमें भी वही है, प्रसंग 2 अंक का है, प्रसंग और संदर्भ 1-1 अंक अर्थात 2 अंक हो गए। व्याख्या जो है आपकी 2 अंक हो गई और विशेष भाषा विशेष 1 अंक और जो भाषा है उसकी अर्थात 2 अंक। इस अर्थात इसका आपका ऐसे ही होगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न में आपका जो है प्रश्न जो आपके 14वां प्रश्न आएगा उसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 नहीं 2 प्रश्न दिए गए हैं और 2 में से आपको एक करना है और एक ही प्रश्न आपका 3 नंबर का है, अर्थात अच्छा है आपका 3 नंबर आएगा। और ये जो आपका प्रश्न है अंतराल से है, ये ध्यान रखें। जो लास्ट 14वां प्रश्न है अंतराल से आएगा। इसमें जो दिया गया है, पहला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है बिस्कोर की माटी से और दूसरा सूरदास की झोपड़ी से। पहला प्रश्न में क्या है, इसका आंसर क्या लिखेंगे? धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, ठीक है जी, और क्यों गर्म हो रहा है इसके कारण भी बताने हैं आपको। तो ये धरती का वातावरण क्यों गर्म हो रहा है और इसके कारण देखिए, धरती का कारण गर्म हो रहा है, इसके उपाय बताइए। इस प्रश्न को ध्यान समझिए कि अगर इसको 3 नंबर का है तो 1.5 का इसको मान लीजिए और 1.5 का इसको मान लीजिए। कोई बच्चा सिर्फ ये ना लिख के आए कि सिर्फ वातावरण गर्म हो रहा है, अगर उसके कारण वो नहीं बता के आया तो उसको निवारण नहीं बता के आया कि उसका उपाय क्या है, उसको कैसे गर्म होने से रोका जाए, तो उसको 3 इसमें से 3 अंक नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, अर्थात हमें निवारण भी बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। विकास की औद्योगिक सभ्यता, उजाड़ की अपसभ्यता, पर्यावरण असंतुलन और मौसम चक्र का बिगड़ना है। ये तो हमारे कारण हैं। क्या है? मौसम का चक्र बिगड़ गया। जैसे आप देख रहे हो इस महीने में भी लगभग 5-7 दिन पहले बारिश हो रही थी, अर्थात मौसम का असंतुलन बिगड़ गया था, पर्यावरण असंतुलन हो गया था। ये सब क्या है?
ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहे हैं। अब बात आई उपाय की, क्योंकि 3 नंबर का डेडेड है। अब हमें क्या करना होगा, कारखानों और उद्योगों को शहर से दूर लगाओ जी, नदियों को बचाओ, संरक्षण करो, प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दो, और अधिक से अधिक पेड़ों को लगाओ, और जिससे प्रदूषण रहित तो पर्यावरण हमारा बन जाए। गुड, ये 3 में से 3 मिल जाएंगे आपको। अब इसमें आया सूरदास का। इसके नकारात्मक पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व तो भारी पड़ गया। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर विचार करना है। बिल्कुल ठीक है जी। झोपड़ी चलने व रोपी चोरी होने से सूरदास अंत निराश तो होता है, लेकिन और कुछ व्यक्तियों की उसकी सूरदास से ईर्ष्या थी, लेकिन उससे वो हारता नहीं है। वो विषम परिस्थितियों का सामना करता है। किससे करता है? साहस व धैर्य से उसका सामना करता है। क्षीणकाय और दुर्बल होते हुए भी सूरदास आत्मबल के सहारे ईर्ष्या और अन्याय के विरुद्ध सफल होता है। अन्याय के आगे वो झुकता नहीं है, अपनी हार नहीं मानता। जब वो कहता है उसका बेटा, उसका भतीजा, कि हम झोपड़ी को एक बार नहीं, अगर कोई 100 बार जला देगा तो 1000 बार जलाएगा, तो सूरदास कहता है कि अगर हमारी झोपड़ी 1000 बार भी जलाई गई तो हम 1000 बार बनाएंगे। अर्थात हम अन्याय के आगे विरुद्ध झुकेंगे नहीं, अन्याय के आगे सफल होंगे। और ये सूरदास का आत्मबल दर्शाता है। इस प्रकार से आपका ये CBSE का सैंपल पेपर समाप्त होता है। धन्यवाद।